नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है उसका आज लास्ट लेक्चर है और आज हम जल संसाधन से बची हुई उन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। भारत में नहरों, तालाबों आदि चीज़ों की बात करते हुए इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नहरें होती क्या है और नहरें भारत के अंदर कितने प्रकार की होती है। जिस प्रकार से नदी होती है ठीक उसी प्रकार से नहर हुआ करती है और उसके बाद हम देखेंगे नहर जो होती है उससे क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है कृषि को लेकर, यानी एग्रीकल्चर को लेकर। उसके बाद हम देखेंगे तालाब से सिंचाई करने में, तालाब या तलैया से सिंचाई करने में हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ और क्या दोष है, ये हम देखेंगे कुओं के, तालाबों के द्वारा। उसके बाद हम कुओं के द्वारा देखेंगे कुआं जो होता है उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आज जो हम देखने वाले हैं वो जल के वितरण से संबंधित देखेंगे कि भारत में जो जल है उसका वितरण किस प्रकार से फैला हुआ है, किस क्षेत्र में, यानी पूरे मैप को हम समझते हुए देखेंगे कि किस क्षेत्र में जल ज़्यादा है भारत में, उत्तरी क्षेत्र में कम है या फिर दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा है या फिर उत्तर के मैदान में ज़्यादा है या फिर दक्कन के पठार पर ज़्यादा है। ये सारा डिस्कस आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जल वितरण और आदि चीज़ों को समझने के लिए नहर के प्रकार से आज के इस मज़ेदार चैप्टर को। नहर के प्रकार की अगर हम बात करें तो नहर के प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो कौन सी चीज़ है। सीधा यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है ना, बहुत तेज चले हम, है ना। नहर के प्रकार में नहरें जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? नहरें दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। दो प्रकार कौन से होंगे नहरों के? एक तो वो नहरें जब बारिश होती है, जब चल जाया करती है और बारिश रुकी उसके बाद 2-3 महीने बाद वो खुद सूख जाती है, इसलिए वो जो मौसम के अकॉर्डिंग चलती है उसको हम मौसमी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसमी नहर। ये नहरें क्या करती है, ये जुलाई के महीने से चलना शुरू करती है और सितंबर या अक्टूबर में आते आते मोस्टली सितंबर तक पूरी तरह से सूख जाया करती है। ये जो नहरें होती है मौसम वाली नहरें होती है। हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि नहरें दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? जिस प्रकार से नदी दिखती है वैसे ही उस नदी का छोटा रूप नहर कहलाता है। और नहर जो होती है वो दो प्रकार में, एक तो वो नहर जो मौसम के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है? मौसम के अनुसार चला करती है। जैसे बारिश होती है उस हिसाब से चल जाया करती है, जब बारिश नहीं होती है तब वो नहीं चलती है और बारिश के बाद 2 या 3 महीने तक चलती है, इसलिए उसको मौसमी कहते हैं। ये खरीफ की फसल के लिए अच्छी होती है जो मौसमी नहरें होती है, बाकी फसल के लिए नुकसानदायक होती है। एक वो नहरें होती है जो हमेशा चला करती है, भले ही उसका जल स्तर कम हो जाए लेकिन चलती पूरी 12 महीने, यानी सतत चलती है, 100% चला करती है और हमेशा चला करती है, इसलिए नित्य चला करती है, इसलिए वो नहरें कहलाती है नित्यवाही नहरें। कौन सी नहरें कहलाती है? नित्यवाही। तो देखिए दोनों नहरों को मैं समझा देता हूं। मौसमी अथवा बरसाती नहरें, यानी मौसम के अनुसार या बरसात के अनुसार चलने वाली नहरें। नहरों में केवल जुलाई से सितंबर तक ही पानी रहता है। ये जो नहरें होती है जो मौसमी होती है इनमें जुलाई से लेकर सितंबर तक ही पानी रहता है, बाकी समय में वर्षा नहीं होती है, इसके कारण इनमें पानी नहीं रहता है। मौसम के अनुसार होती है, मैंने पहले ही समझा दिया आपको। सतत या नित्यवाही नहरें, यानी 100% पानी रखने वाली, हमेशा यानी नित्यवाही चलने वाली नहरें। इन नहरों में पानी का प्रवाह निरंतर बना रहता है और ये 12 महीने पानी की व्यवस्था रखती है, 12 महीने चला करती है। यानी कि एक तो वो नहर जो मौसम अच्छा हुआ, बारिश हुई, चल गई, नहीं तो बंद। एक वो नहर जो हमेशा चलती है, इसलिए नहरें दो प्रकार की। नहरें दो प्रकार की। अब हम बात कर रहे हैं नहरों से सिंचाई करने के लाभ क्या है। नहरों से सिंचाई करने के लाभ क्या है? नहरें जो होती है जिस स्थान से चलती है उस स्थान की मिट्टी को उठाकर लेके आ जाती है और जिस स्थान पर पहुंचती है वहां खेतों में लाके उस मिट्टी को डाल देती है। तो कुछ मिट्टी नहर के साथ लोड होकर आती है, इसलिए उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ध्यान से समझिए डायग्राम को। माना कि नहर जो है
इस स्थान से निकली है इस प्रकार से और इस स्थान तक आ रही है। ये नहर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो मिट्टी होगी इसको साथ लेकर आ रही है, ये मिट्टी को क्या लेकर आ रही है, साथ। अब ये मान लो कोई खेत है, ये मान लो कोई खेत है और इस खेत में ये जो मिट्टी है पानी के साथ आ गई इस खेत में, यहां से पानी इसमें चला गया, यहां से इसमें चला गया। तो इन खेतों के अंदर जो मिट्टी जल के साथ लोड होकर आई थी वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और इन खेतों में इस नहर के द्वारा ये मिट्टी जब चली जाती है तो जलोढ़ मिट्टी के कारण ये जो खेत है इनकी उपजाऊ क्षमता क्या बढ़ जाती है, इनकी उपजाऊ क्षमता जो है इनकी बढ़ जाया करती है। और उपजाऊ क्षमता बढ़ने के कारण ये खेत अच्छी पैदावार करते हैं। ये नहरों का है फायदा। अब जब नहरों का नुकसान हम पढ़ेंगे तो यहां भी तो कोई खेत होगा, यहां भी तो कोई खेत होगा। जहां की मिट्टी ये नहर लेके आ गई थी तो यहां की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी नहीं, माइनस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, जबकि यहाँ ये जो खेत है इनकी उपजाऊ क्षमता प्लस हो जाएगी। तो नहरों का नुकसान तो वहाँ होता है जहाँ नहर पहुँच रही है, नहर जहाँ से निकलती है उन खेतों के लिए तो नहर क्या है, नुकसानदायक है। क्या हम अभी नुकसान की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, साथ में समझा रहे हैं, बाकी हम फायदे की बात कर रहे हैं। तो नहर के माध्यम से सिंचाई करना अपेक्षाकृत सस्ता है, कोई खर्चा ही नहीं लगता। नहर आई, खेत के अंदर पाइप लगाया, पानी गया और सीधा क्या कर लिया, सिंचाई कर लिया। नहरों के माध्यम से पानी के साथ मिट्टी आ जाती है, कुछ पोषक तत्व भी आ जाते हैं, खेतों को मिलते हैं वो सब, और जिससे खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। ये देखिए आप, नहर के साथ आई, मिट्टी आई, कुछ और पोषक तत्व आए और खेत की उर्वरकता जो है वो बढ़ जाती है। फसलों की उपज में अपेक्षाकृत वृद्धि देखी जाती है, यानी फसल जो होती है उसकी उपज में यानी पैदावार में अपेक्षाकृत वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि पानी अच्छा आता है तो अपने आप वर्षा हो जाती है। नहरें जो होती है बाग बगीचे लगाने में सहायक होती है। बाहर की मिट्टी को लाकर उस खेत में, जिसे हम मृदा अपर्दन कहते हैं, मृदा अपर्दन करती है, लेकिन वहां पे करती है जहां से शुरू होती है, जहां पहुंच रही है वहां के लिए तो फायदेमंद है ना। तो बाहर के क्षेत्रों से मिट्टी लाकर उन खेतों में पहुंचा देती है तो खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ा देती है, बाग बगीचे लगा देती है, हमेशा हरियाली ला देती है। ये इसके फायदे और गुणगान होंगे जब इसके हम लाभ देख रहे हैं। जब नुकसान इसके हम देखेंगे तो इसकी आलोचना ही आलोचना करेंगे। अभी तो फायदा कर रहे हैं, अभी क्या बात कर रहे हैं हम, फायदे की बात कर रहे हैं कि नहरें जो होती है, हरियाली, बाग बगीचे, अच्छी पैदावार, उपयुक्त जलवायु, अच्छा जलवायु देखने को दिखाती है। नहरों द्वारा सिंचे गए क्षेत्र में अधिक हरियाली दिखाई देगी, बाग बगीचे दिखाई देंगे, अच्छी पैदावार दिखाई देगी, उपयुक्त जलवायु दिखाई देगी, बाहर की मृदा यहाँ लाकर पटक देगी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कर देगी, खेत की उर्वरकता को बढ़ा देगी, फसल अच्छी कर देगी, पानी की अच्छी सप्लाई दे देगी। ये नहर के फायदे देख रहे हैं। रेतीली भूमियों में नहरों के माध्यम से सिंचाई करने पर वायु मृदा संरक्षण में रुकावट आ जाती है। तो नहर जो है रेतीली मृदा के लिए अच्छी होती है, क्योंकि बारिश की जो मृदा आती है, बारिश से जो पानी आता है वो मृदा में वायु शरण कर देता है, जबकि नहर का जो पानी आता है वो धीमा आता है और बारिश का पानी एकदम से ऊपर से गिरता है। तो एकदम से जो पानी गिरता है वो अच्छा नहीं होता। आप सोच रहे हैं सर बार बार ये क्या किए जा रहा हूँ, एक कोई मच्छर था यहाँ पे आके खाया है ना, तो इस प्रकार से हो जाता है कभी भी। तो नहरें जो होती है बाग बगीचों में सहायक होती है, अच्छी पैदावार के लिए सहायक होती है, अच्छी उर्वरकता को बढ़ाती है, जलोढ़ मिट्टी और पोषक तत्व लेके आती है, आदि चीजें लाने के कारण नहरें लाभदायक होती है। क्या होती है, लाभदायक होती है। बारिश का पानी जब आता है वायु शरण कर देता है, जबकि ये मिट्टी को अच्छी उपलब्धता देती है, इसलिए रेतीली भूमि के लिए अच्छी होती है। नहरों के माध्यम से संचार यातायात सुविधाओं के साथ विकास होता है और नहरों द्वारा सिंचाई आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। नहरों से सिंचाई जो होती है वो आर्थिक रूप से भी क्या है, लाभदायक है। क्या है भाई, लाभदायक है। किस रूप से, आर्थिक रूप से लाभदायक है। किस रूप से लाभदायक है, आर्थिक रूप से। कौन सी सिंचाई, नहरों की सिंचाई। कौन सी सिंचाई भाई, नहरों की। पैसा, जैसे किसान ने कपास उगाई, बेचेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। किसान ने गन्ना उगाया, गन्ने का जूस बनाने के लिए गन्ने को बेचा और उससे जो पैदावार आ रही है उससे देश का और किसान का दोनों का भला हो रहा है। तो ये तो है लाभ। ये क्या है, लाभ। लेकिन ये क्या है, नहरों से दोष, यानी नहरों से नुकसान क्या है।
इतनी देर जो बात हम कर रहे थे वो नहरों से बाग बगीचे हरियाली जलोढ़ आदि लाभ थे, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो नहरों के नुकसान है। जैसे कच्ची नहरों के तल से पानी रिसते रहने से जल तल ऊपर उड़ जाता है और सारा क्षेत्र जलाक्रांत होकर खेती के लिए बेकार हो जाता है। किसके लिए बेकार हो जाता है? खेती के लिए। कच्ची नहरें जो होती है ये मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट देखिए, नहर वर्षों के हिम पर निर्भर करती है, अतः मानसून असफल होने पर नहरों में पानी कम हो जाता है। ये नहर के दो नुकसान है। अब समझिए क्या है। जैसे कि नहर जा रही है, क्या जा रही है, पहला पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे नहर जा रही है इस प्रकार से, ये तो है खेत, ये क्या है, खेत, और ये है नहर। जैसे ही इधर से नहर जा रही है तो धीरे धीरे नहर में पानी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। अब ये जो खेत है, ये जो क्या है, खेत है, इस खेत में पानी नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि नहर का पानी कम हो गया। कम हुआ तो नहर भी सूखी सूखी होगी। नहर भी कैसी होगी, सूखी सूखी होने से यहाँ की जो मिट्टी है वो ढह ढह कर इस तरफ जाने लग गई और खेत की जो मिट्टी है वो कटने लग गई। नहर में पानी कम हुआ और नहर के पास ही खेत है। अगर नहर के पास में खेत है तो पानी कम हुआ तो मिट्टी सूखी पड़ी, सूखी पड़ी तो वो सूखी मिट्टी नहर के अंदर ढहने लग गई, ढसने लग गई। ढसने से वो पूरा खेत ही धीरे धीरे ढसने लग जाएगा। ये नहरों के पानी का पहला नुकसान है, नहरों से सिंचाई का। दूसरा, नहर वर्षा के जल और हिम पर निर्भर करती है। नहरें जो होती है बारिश होती है जब चल जाया करती है, और बर्फ, हिम यानी बर्फ जब पिघलती है जब चल जाया करती है, नहीं तो बंद हो जाया करती है। इसलिए नहर जो है उसका पानी हिम या फिर मौसम के आधार पर चलने के कारण ये उतनी उपयुक्त नहीं है जितना उपयुक्त इनको होना चाहिए। यह नहरों के नुकसान है। क्या है? और भी ढेर सारे नुकसान है। फायदे में हम देख रहे थे, बाग बगीचे लगाती है, जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है, अच्छी उपज दे देती है, आर्थिक पक्ष को मजबूत कर देती है, जबकि नुकसान में खेत को ढा देती है। कभी आती है बारिश जब चल जाती है और कभी नहीं चलती है, इसलिए फसलों का नुकसान हो जाता है। दो नुकसान हमने देख लिए थे। और क्या नुकसान है? भौमजल स्तर धरातल के निकट होने पर कोशिका क्रिया द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत में लवणों की ऐसी परत एकत्रित हो जाती है जिसमें अच्छी फसलें नहीं उगाई जा सकती। यानी धीरे धीरे देखते हैं कि मिट्टी जो होती है, नहर जा रही है, उसके ऊपर एक वाइट वाइट परत बन जाती है। पानी लंबा जब पड़ा रहता है तो एक वाइट परत बन जाती है और वो मिट्टी के लिए नुकसानदायक होती है। वो मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण कम कर देती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण मिट्टी में जब कम हो जाते हैं तो मिट्टी में बोरोन एक क्वालिटी होती है, बोरोन एक अम्ल होता है, वो कम हो जाता है। और वो अगर किसी फसल को नहीं मिलता है बोरोन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो मिट्टी के तने और जड़ें जो है वो मजबूत नहीं हो पाते, इसलिए फसल अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए वो जो वाइट परत है उसके कारण जो है, जिसको हम कोशिका क्रिया कह रहे हैं, वो लवण जो है वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, और मिट्टी के नुकसान से फसल को नुकसान पहुंचता है। नहरों के 3 नुकसान हम देख चुके हैं। नहर सूखती है तो खेत को ढा देती है, खेत जो है दरदरा और दलदली हो जाता है। नहर का दूसरा नुकसान, कभी चलती है और कभी नहीं चलती है, मौसम पर और बर्फ पर, हिम यानी बर्फ पर निर्भर रहती है। नहर का तीसरा नुकसान, नहर जो होती है उसके ऊपर एक परत बन जाती है लवणीय, जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। नहर का चौथा नुकसान, नहर जहां निकलती है वहां धीरे धीरे खरपतवार और जल निकास की, नहर जिस खरपतवार और जल की समस्या पैदा हो जाती है। कैसे? जल तो बहुत है, नहर जिस तरफ जाती है अंदर जाती है और फिर वापस जो पानी है खेत के अंदर गया, वापस पानी किधर जाएगा? नहर की तरफ ही आएगा। तो पानी जा नहीं पाता है तो वो अतिवृष्टि वाली स्थिति हो जाती है। पानी भरा रहने के कारण फसलें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, जिससे कई बीमारियां बढ़ जाती है। पानी पड़ा रहता है, जलाक्रांत क्षेत्रों में पीने के पानी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तालाब द्वारा सिंचाई, तालाब भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तालाबों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये तो नहरों के नुकसान थे। किसके नुकसान थे? नहरों के नुकसान। तो तालाब जो है उसकी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये यहां तक नहरें थी, अब हेडिंग क्या आ गया? तालाब। तालाबों द्वारा सिंचाई, तालाब भारत में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहे। नहरों से सिंचाई तो हमने अभी अभी शुरू किया है, तालाबों से सिंचाई बहुत समय से चली आ रही। तो अब तालाबों के क्या देखेंगे? तालाबों के माध्यम से सिंचाई। आज भी हमारे देश में कुल सिंचित भूमि का लगभग
तालाबों द्वारा सिंचा जाता है। अब भारत की कुल सिंचित भूमि में तालाबों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत भाग लगातार घट रहा है। पहले प्राचीन समय से तालाबों में होता था। देखो हमने नहर पढ़ा, नहर दो प्रकार की होती है, एक तो मौसम के आधार पर चलती है और एक हमेशा 12 महीने चलती है। एक तो बारिश होती है जब चलती है, एक हमेशा ही सतत चला करती है। इसलिए मौसमी और सतत या नित्यवाही, सतत या नित्यवाही एक को ही कहते हैं, इसलिए उसको नित्यवाही कह देते हैं, एक मौसमी। नहरों के नुकसान ढेर सारे खेत को ढहा देती है, लवणीय परत बना देती है और खेत में पानी घुस जाता है तो वापस निकल नहीं पाता है, कभी सूख जाती है तो फसल भी सूख जाती है। नहर के फायदे, बाग बगीचे और हरियाली लगाती है, धीरे धीरे मिट्टी को बाहर से लाकर अपने खेतों में जमा कर देती है, ये सब फायदे होते हैं, वो थी नहरें। अब देख रहे हैं हम तालाब नहरों से ही पहले सिंचाई का साधन था। पहले भारत में बहुत ज़्यादा तालाबों से सिंचाई होती थी। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा, वहाँ आज भी तालाबों पर निर्भर है। पूरा ही जो जिला है किस पर निर्भर है? तालाबों पर निर्भर है। तो तालाबों से सिंचाई अब कम हो गई, लेकिन भारत का बहुत सा ऐसा सिंचित क्षेत्र है जो आज भी तालाबों पर निर्भर है। तो तालाबों के बारे में हम पढ़ते हैं। तालाब द्वारा सिंचाई के दोष क्या है? क्योंकि अब धीरे धीरे जो तालाबों से खेती होती थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। इसके पीछे क्या कारण है? क्या तालाबों से कोई नुकसान होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, तालाब के निर्माण में अधिक कृषि क्षेत्र घेरना पड़ता है। तालाब जब नहर निकलती है तो नहर धीरे धीरे पास से निकल जाती है, खेत के पास से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप तालाब बनाओगे तो इसको बहुत ज्यादा क्षेत्र चाहिए। तालाब क्या होता है? झील से छोटा होता है, झील से छोटा होता है। तो झील का एक छोटा रूप होता है जिसे हम तालाब कहते हैं। जैसे द्वीप का बहुत बड़ा रूप महाद्वीप हो जाता है और द्वीप का छोटा रूप टापू हो जाता है, वैसे ही तालाब का छोटा रूप तलैया और तालाब का बड़ा रूप झील हो जाती है। समझे कि नहीं समझे? तालाब के निर्माण में अधिक कृषि क्षेत्र घेरना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये इसका नुकसान है। ये क्या है? नुकसान। तालाबों से दूरस्थ खेतों में पानी पहुंचाने में असुविधा होती है, साथ ही समय धन श्रम का अपव्यय होता है। तालाब जो होता है उससे पानी कहीं ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे? सबसे पहले तो समय बहुत लगता है, दूसरा आप पाइप भी लगाओगे तो धन बहुत लगा, तीसरा पाइप को उठाने में सेट करने में कितने लोगों की मेहनत लग रही है। तो तालाब का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे पहले तो जमीन बहुत ज्यादा घेरता है, दूसरा धन बहुत लगता है पानी को इधर से इधर पहुंचाने में, तीसरी मेहनत बहुत लगती है इसमें, और चौथी बात जो है समय धन श्रम के साथ महत्वपूर्ण बात है कि जमीन को ही घेर लेता है। यानी तालाबों के 4 नुकसान पड़ चुके हैं। ये पॉइंट दूसरा है, पर 3 चीजें हैं यहाँ पे। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो तालाब जो होते हैं उसके ढेर सारे नुकसान अब क्यों होने लग गए? क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? नहरें। तो नहरों से सिंचाई के कारण भी इसका मूल्य कम हुआ। जब नहरें नहीं थी तो लोग समय भी निकालते थे, धन भी लगाते थे, मेहनत यानी श्रम भी करते थे, सब कुछ करते थे। तालाबों में प्रतिवर्ष मिट्टी जम जाने के कारण तालाब उतले हो जाते हैं और तालाबों की सफाई कराने में अधिक खर्चा आ जाता है। ये बात तो हम कर ही चुके हैं, धन ज्यादा लगता है। तालाब में उड़ उड़ के मिट्टी भर जाती है और धीरे धीरे मिट्टी भरने से वो तल जो है वो दब जाता है और फिर दोबारा उसमें सफाई करानी पड़ती है, इसलिए बहुत खर्चा आता है। इसलिए मैंने मना कर दिया, तालाबों से बंद करो, नहरों से शुरू करो। तो यह था तालाबों से। किससे था? तालाबों से। आगे देखिए, तालाबों का पानी वर्षा पर निर्भर होता है, वर्षा ना होने पर सिंचाई असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये तो वही बात होगी नहर वाली। नहर भी जब चलती है जब पानी होता है, वैसे तालाब भी जब काम आएंगे जब पानी होगा। तो सारा खेल वर्षा का है। इसलिए पिछले लेक्चर में हम वर्षा जल संचयन की बात कर रहे थे, वर्षा जल प्रबंधन या संग्रहण। अगर वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं तो इन दिक्कतों का या फिर इन समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ता। तो वर्षा का जल संग्रहण कैसे होता है? अरे तालाबों के रूप से ही होता है और नहरों के रूप से ही होता है। इसलिए वर्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तालाब भी जब चलेंगे जब वर्षा होगी, नहरें भी जब चलेगी जब वर्षा होगी, क्योंकि नहरें और तालाब दोनों ही धरातलीय जल है और वो जल के संग्रहण से, वर्षा जल के संग्रहण से बनते हैं। अब तो आई बात कुछ समझ में। नदियों और झरनों द्वारा सिंचाई, ये क्या है? समझो मेरी बात को। देखिए, एक तो नदी से पानी लिया जा रहा है, नदी से डायरेक्ट पानी ले ही नहीं सकते हम, उसे नहर द्वारा ही ले सकते हैं। लेकिन कौन सी नदी से नहर निकाली गई है
यह महत्वपूर्ण होता है। दूसरा एक पहाड़ है इस प्रकार से और इससे पानी नीचे की तरफ आ रहा है इस तरफ, यह कहलाता है झरना। क्या कहलाता है? झरना। क्या इसके माध्यम से भी सिंचाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो देखो कैसे की जाती है। नदियों एवं झरनों द्वारा सिंचाई बड़ी बड़ी नदियों से सीधे अथवा नहर बनाकर सिंचाई की जाती है। इसका मतलब नहर बनाकर की जा रही है तो फिर इस टॉपिक को अलग क्यों देखे? इसलिए क्योंकि इसमें झरना आ रहा है। क्या आ रहा है? झरना। ठीक है, तो नहर बनाकर ही की जाती है, तो नहर की तरह ही है सब कुछ, है ना। नदियों के किनारे पर वेकली, रहट और आदि लगाकर भी खेतों की सिंचाई होती है। जैसे इसमें एक चीज और हो सकती है, कभी कभी नहर नहीं बनाए तो जैसे ये नदी जा रही है, इसमें यहाँ पे एक मतलब ये जो होती है रहट और वेकली, मतलब एक बड़े बड़े से कुंड टाइप होते हैं, उसको अंदर डाला जाता है, फिर बाहर खींच के खेत में छोड़ दिया जाता है। पास में खेत होता है, जैसे यहाँ से नदी जा रही है और इसके पीछे मेरा खेत है, तो यहाँ से मैं एक दो बड़े बड़े से बांस लगाऊंगा और उनके ऊपर एक घूमने वाला पहिया लगाऊंगा। उस पहिए को एक रस्सी से बांध दूं, पहिए के ऊपर एक रस्सी लटकाऊंगा और उसमें एक बहुत बड़ी बाल्टी लगा दूंगा जो रहड़ कहलाती है। ठीक है, उसको अंदर डालूंगा, फिर 4-5 लोग खींचेंगे, वो ऊपर आ जाएगी नदी में से भर के, और जैसे ही ऊपर आती है थोड़ी सी नीचे लाके तिरछा लाके खेत में छोड़ देंगे। ये बहुत मेहनत का काम होता है, जबकि इससे सिंचाई की जाती थी, अब बहुत कम हो गई। तालाबों से सिंचाई कम हो गई और वेकली और रेट से कम हो गई सिंचाई होती थी। पहाड़ी क्षेत्रों में झरने से सिंचाई होती है। पहाड़ों में तो झरना ही है और तो कुछ पहुंचाया नहीं जा सकता, यानी पहाड़ से ऊपर से, पर्वत से जो पानी आ रहा है उससे सिंचाई कर लेते हैं, जो यूं झरने के रूप में आता है उससे सिंचाई हो जाती है। सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। पहाड़ों पर खेत सीढ़ी के आकार के होते हैं, अतः झरने के माध्यम से अच्छी सिंचाई होती है। पहाड़ के ऊपर जो खेत होंगे ना, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ अधिकतर स्थानांतरित कृषि होती है, तो यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, तो पानी लहराते हुए चलता रहता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या होगी बताओ? चाय होगी। क्या होगी? और कॉफी होगी। यानी चाय और कॉफी की जो फसल की जाती है वो कौन सी कृषि या कौन से पानी से होती है? झरनों के पानी से होती है। किस पानी से होती है? झरनों के पानी से। तो चाय कॉफी हम इसमें मान सकते हैं। आगे देखिए, कुओं द्वारा सिंचाई से लाभ। देखो पहले हमने देखा नहरों से सिंचाई। किससे सिंचाई? नहरों से सिंचाई। ठीक है, फिर हमने देखा नहर के तुरंत बाद हमने देखा तालाबों से सिंचाई। किससे? तालाबों से सिंचाई। उसके बाद हमने देखा कि नदी जो होती है, नदियां या झरनों से सिंचाई। किससे? नदियां या झरनों से। और 4 नंबर पे जो हम देख रहे हैं वो है हमारा कुआं। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो है किस प्रकार से जल का वितरण है। तो कुओं द्वारा सिंचाई के लाभ क्या है? कुएं से सिंचाई करते हैं। कुओं द्वारा सिंचाई से जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार मितव्ययतापूर्ण ढंग से किया जाता है। ये अच्छी बात है। नहर का पानी तो खेत में गया और वापस दौड़ के खेत की तरफ ही आ रहा है, वापस नहर की तरफ जा रहा है, फिर खेत की तरफ जा रहा है, वो बीच में भागता ही रहता है। जबकि कुएं से जो पानी निकाला जाता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही निकाला जाता है। इसलिए कुआं एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें मितव्ययता का मतलब है फालतू बर्बाद नहीं होता है पानी। मितव्ययता का मतलब क्या है? पानी फालतू बर्बाद नहीं होता है। ये विधि सरल भी है और सस्ती भी है। कुआं खोदना महंगा पड़ता है, सरल है, सस्ती है, लेकिन कुआं खोदना पड़ता महंगा है। ठीक है ना। इसमें श्रम भी बहुत लगती है, मेहनत भी बहुत लगती है, समय भी बहुत लगता है। सारी चीजें जो तालाब को लेके समस्या आ रही थी उससे 4 गुना इसमें समस्या आती है। इसका फायदा यह है कि इसमें पानी की मितव्ययता कम हो जाती है और ये सदाबहार चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ऐसे नहीं कि साल में एक बार पानी सूख गया, एक बार चल गया, नहीं, ये सदाबहार चलता रहता है। कुओं द्वारा सिंचाई में भूमि में अनावश्यक जल नहीं भरता है। जितना खेत को जल चाहिए उतना ही जल ले लेते हैं कुएं को चला के, या फिर मोटर जो होती है, पानी की मोटर जो होती है वो चला के जितना पानी चाहिए लिया, फिर बंद कर दिया, तो पानी की मितव्ययता नहीं होती है और जितना भूमि को पानी चाहिए उतनी आवश्यकता अनुसार लिया जाता है। अनावश्यक पानी इसमें नहीं भरा जाता है। बताओ ये चैप्टर सिंपल है या नहीं है? इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बहुत जोर देके आपको समझाया जाए। सिंपल बातें है या नहीं है? ठीक है, आगे देखिए। कुओं द्वारा सिंचाई से हानियां, ये तो लाभ थे। अब हानि क्या होगी? अंदर से पानी से फ्लोरोसिस समस्या बढ़ती है। फ्लोरोसिस बीमारी फ्लोराइड के कारण होती है और जल प्रदूषण होता है। अब इसकी सबसे बड़ी हानि तो क्या है? ये हानि नहीं कह सकते हम, लेकिन कहा है इन्होंने, इसमें समय लगता है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे थे, इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसमें पूंजी बहुत लगती है, इसमें पैसा अपव्यय होता है, यानी बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये कुएं का पहला नुकसान है। कुएं का पहला नुकसान है। दूसरा, कुओं के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र पर ही सिंचाई संभव है। यानी कुआं जो होता है
उसके माध्यम से एक क्षेत्र पर ही, एक सीमित क्षेत्र होता है उस पर ही सिंचाई की जा सकती है। जैसे कुआं यहाँ है और उससे 2 किलोमीटर दूर जाके सिंचाई करना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। कुओं के निर्माण में खर्चा अधिक आता है, वो तो वही बात है कि धन बहुत ज्यादा लगा। तो ये चीजें सेम किसमें थी? तालाब में। तालाब में समय, श्रम और पूंजी और अपव्यय होता था, लेकिन उसमें एक बात थी, कुआं जो होता है इसके लिए जगह कम चाहिए होती है, तालाब के लिए जगह बहुत ज्यादा चाहिए होती है। बाकी समय, धन, श्रम और अपव्यय, बहुत ज्यादा खर्चा, ये चारों तालाब और कुओं में समान रूप से होता था। कुओं के निर्माण में खर्चा अधिक होता है। कुछ कुओं का जल लवणीय होने के कारण भूमि ऊसर बन जाती है। ऊसर का मतलब है अनउपजाऊ। ऊसर का मतलब क्या है? अनउपजाऊ। अनउपजाऊ का मतलब है कि अब वहां फसल अच्छी नहीं होगी। खारा पानी जिस क्षेत्र को दिया जाता है वो धीरे धीरे जो है अनउपजाऊ हो जाता है। तो खारा पानी, लवणीय पानी कई कुओं में मिल जाया करता है जो कि नुकसानदेह है। इससे आगे अगर हम देखें तो जल जो है, भूमिगत जल संसाधन का वितरण अगर देखें, यानी भूमि के अंदर जो जल है, किसके अंदर? भूमि के अंदर जो जल है उसका वितरण पूरे भारत में किस प्रकार से है? भूमि का जो जल है, हम नहरें, नदियां, झरने, तालाबों और कुओं से सिंचाई के लाभ और नुकसान, लाभ और फायदे, दोनों चीजें, लाभ और फायदा एक ही चीज है, नुकसान या हानियां या दोष एक चीज है। तो उसके फायदे और नुकसान दोनों को देखकर अब भारत में जल जो है उसके वितरण को देख रहे हैं। और जल भी कौन सा? जो भूमि के अंदर आता है। भूमि के अंदर जल की बात करें तो भारत में भूमि के अंदर जो जल है वो सबसे ज्यादा उत्तरी तथा तटीय मैदानों में भूमिगत जल की पर्याप्त मात्रा है। एक तो भारत का उत्तरी भाग, तो ये भारत का उत्तरी भाग होगा इस प्रकार से, ये वाला, और ये जो क्षेत्र होगा भारत का, ये वाला, ये भारत का जो क्षेत्र है ये वाला, ये भारत का तटीय, ये वाला, ये भाई है ना, ये यहां बना देता हूं मैं, ठीक है। ये भारत का तटीय भाग है। कौन सा भाग है? जो मैं कई बार बताता हूं, यह आपका तटीय भाग है। ये भारत का तटीय भाग है। इस तटीय भाग में भूमिगत जल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अरब, यहाँ हिंद महासागर है इस तरफ, यहाँ अरब सागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों तरफ पानी पानी है, तो ज्यादा पानी भूमि में कहाँ मतलब रसा हुआ है? इस जगह। तो ये भूमिगत जल ज्यादा है यहाँ पे। उत्तरी क्षेत्र में भी ज्यादा है क्योंकि हिमालय से आकर जमीन सोख लेती है। तो उत्तरी तथा तटीय मैदान, उत्तरी तो ऊपर का भारत और तटीय जो लास्ट हिस्सा आता है भारत का वो तटीय मैदान है, तो उनमें ज्यादा पानी है। देश के अन्य भागों में इसकी आपूर्ति अपर्याप्त है। अन्य क्षेत्रों में बीच में उत्तर का मैदान देख लो आप, पठारी भाग देख लो आप, है ना, पूर्वांचल के 7-8 राज्य देख लो, वहां भूमि के अंदर जल कम है। वर्षा तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल में होती है। मेघालय में तो नाम ही मेघालय है, बादलों से वर्षा, बादलों का घर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा भूमि के अंदर जल एक तो तटीय क्षेत्रों में, तट जो है भारत के, जैसे गुजरात का तट, केरल का तट, कोंकण का तट, मालाबार का तट, नाम सुने ना, वहां भूमि के अंदर। देश के अन्य भाग में ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर भूमिगत जल की गहराई 15 मीटर से अधिक है, यानी कुछ स्थान ऐसे हैं जब भूमि के जल की गहराई जो है वो 15 मीटर से अधिक है। कैसी है? यानी कुछ स्थान तो ऐसे हैं भारत में 15 मीटर खोदा और पानी निकल गया, 15 मीटर खोदा और पानी निकल गया, ऐसे स्थान होने चाहिए। इस प्रकार देश के अधिकांश भागों में कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए जल की उपलब्धि अनियमितता और अपर्याप्तता है। अब आप देखो, भूमिगत जल तट क्षेत्रों पे मिल रहा है, भूमिगत जल उत्तर के मैदानों में मिल रहा है, तो बीचकार साइडों का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सूखा सूखा सूखा, साइडों का क्षेत्र कैसा हो गया? बिल्कुल सूखा सूखा सा हो गया। और सूखा सूखा सा होने के कारण उन क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में जो है पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। यह था भूमिगत जल के बारे में, ठीक है। अब है उत्तरी भारत के नदी बेसिन क्षेत्र। उत्तरी भारत में जो नदियां हैं उनसे कितना पानी मिला हुआ है? पहले तो हमने देखा कि भूमि के अंदर जल, किसके अंदर? भूमि के अंदर जल किस क्षेत्र में? भारत के 2 क्षेत्र में, तटीय मैदानों में और भारत का जो ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें। जबकि उत्तरी भारत की अगर बात करें, ये भारत का हिस्सा है इस प्रकार से, और तो ये भारत का होगा उत्तरी क्षेत्र। कौन सा? उत्तर का मैदान। नदी बेसिन क्षेत्र है, नदियां आती है, सिंधु नदी आती है, गंगा नदी आती है यूपी बिहार से, यूपी बिहार में गंगा नदी है। सिंधु जो है भारत के पश्चिम क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र जो है असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को कवर करती है, गंगा भी पश्चिम बंगाल को कवर करती है। बेसिन का मतलब होता है क्षेत्र। एक बच्चे ने पूछा था, सर असम का बच्चा था शायद मेरे हिसाब से,
झारखंड का कि सर बेसिन क्या होता है, नदी का क्षेत्र होता है। बेसिन क्या होता है, क्षेत्र। जैसे उष्ण कटिबंधीय में कटिबंधीय गर्म क्षेत्र होता है, कटिबंधीय क्षेत्र होता है, वैसे ही बेसिन भी नदी का क्षेत्र होता है। किसका क्षेत्र होता है, नदी का क्षेत्र। उत्तरी भारत के 3 बड़े नदी बेसिन है, यानी उत्तरी भारत में अगर हम देखें, उत्तरी भारत देखो, ये उत्तरी भारत बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। उत्तरी भारत में यहाँ है पहाड़ियाँ, यहाँ क्या है, पहाड़ियाँ, हिमालय, और हिमालय यहाँ हो जाता है खत्म। हिमालय जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ है शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमालय की लास्ट पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, शिवालिक। और शिवालिक से शुरू हो जाता है ये भारत का मैदान। क्या शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ आती है उनमें यहाँ आती है सिंधु, इसके बाद आती है गंगा, और इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ यहाँ पे दी हुई है। तो कितने क्षेत्र हो गए, 3 ही बताए होंगे। ये रहे 3 नदी बेसिन है, यानी 3 नदियों के क्षेत्र है, और इन नदियों का सहायक नदियों के पृथक पृथक नदी बेसिन क्षेत्रों में इसे बांटा गया है। उत्तरी भारत की नदियों को वर्षा के अलावा हिमालय पर्वत का हिम पिघलने से भी गर्मियों में जल प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है। उत्तरी भारत की नदियों से तो ज्यादा पानी कहाँ से मिलता है उसको, गर्मी के अंदर हिमालय पिघलता है तो हिमालय की बर्फ हिम आल्य यानी बर्फ का घर, और बर्फ पिघलने से बर्फ के घर से जो पानी निकलता है वो धीरे धीरे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु को मिल जाता है। और ये 3 नदियां भारत में सिंधु क्षेत्र और गंगा क्षेत्र और नदी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र बना देती है। गंगा नदी आपको पता है यूपी बिहार आदि क्षेत्रों में पानी देती है, पश्चिम बंगाल तक असम तक देती है, जबकि पश्चिम बंगाल और असम में मोस्टली जो चलती है वो ब्रह्मपुत्र है। तो ये नदियां पानी देती रहती है। इन नदियों के कारण जो पानी है वो उत्तरी भारत का नदी क्षेत्र यानी नदी बेसिन, नदी बेसिन का मतलब है नदी क्षेत्र, बेसिन, यहां से पानी मिलता है। बताओ पहले भूमि वाला जल सबसे ज्यादा कहां मिल रहा था, तटों पे मिल रहा था। उसके बाद कहां मिल रहा था, उत्तरी भारत में कुछ जगह मिल रहा था। जबकि बाहर वाले धरातलीय जल की बात करें और नदियों की बात करें तो नदियां मोस्टली भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा है, और वहां से जो पानी मिलता है उन तीनों नदियों के क्षेत्र को हम नदी बेसिन कह रहे हैं। अतः ये लगातार बहने वाली नदियां हैं और इनमें जल की विपुल राशि है, यानी इन नदियों में जल बहुत है, कमी नहीं है, पानी पानी है इनके अंदर। ठीक है ना, आगे देखिए। दक्षिण भारत में सतही जल का बहाव व विकास, यानी दक्षिण भारत के अंदर, किस भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर पानी जो है वो कहां से आ रहा है। भारत की नदियों में कुल मीटर उपयोग करने योग्य जल का वार्षिक बहाव होता है। भारत के जल में कुल जो है उपयोग करने योग्य, इसको काट दो आप, उपयोग करने योग्य जल का वार्षिक बहाव होता है। यानी भारत की जलियों में इतना पानी है नदियों में कि साल भर हम पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख बेसिन में उपयोग करने योग्य वार्षिक जल का बहाव की मात्रा की दृष्टि से गोदावरी, कृष्णा और महानदी बेसिन पर महत्वपूर्ण है। यानी कि दक्षिण भारत में, इस दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कैसे याद रखोगे, 3 नदियां कहाँ कहाँ हैं, कृष्णा है, महानदी और गोदावरी। ठीक है, और उत्तरी भारत में जो याद कर रहे थे हम वो कौन सी थी, इस क्षेत्र में यहाँ 3 नदियां, एक ऊपर से आ रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है। ठीक है ना, देखो कैसे याद कर रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें दक्षिण की तो यहाँ कृष्णा होगी, गोदावरी होगी और महानदी होगी। इन 3 नदियों के नाम याद रखना है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सिंधु होगी, यहाँ गंगा होगी, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र होगी। क्या होगी, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां यहाँ होगी। ठीक है ना। दक्षिण भारत के 10 नदी बेसिनों में कार्यशील लगभग 52 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता है, 55 सिंचाई क्षमता 103 लाख हेक्टेयर है। यानी 10 नदियां जो है भारत में इतने क्षेत्र की, जो आपको लंबा आंकड़ा याद नहीं करना है, 12 लाख हेक्टेयर भूमि का जो है सिंचाई करती है पूरे क्षेत्र में। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये थोड़ी कम दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो ये सिंधु है, ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र है। ये तो जो पिछला हमने 2 पॉइंट पढ़ा था उसकी नदियां हैं, जबकि ये कृष्णा, गोदावरी और महानदी इसकी नदियां हैं। और जबकि पहला पॉइंट हमने पढ़ा था वो भूमि के अंदर का जल था, जबकि ये दोनों पॉइंट जो है भूमि के ऊपर के जल का जिक्र कर रहे हैं। इस प्रकार कार्यशील जो भारत की जनसंख्या है जो वहां दिखाई गई है, निर्माणाधीन परियोजनाओं द्वारा लगभग 55% सिंचाई जो है भारत में किससे होती है, 100 में से 55% सिंचाई नहरों से हुआ करती है। किससे हुआ करती है, नहरों से। गोदावरी बेसिन में 46%, कृष्णा बेसिन 70%, कावेर 76% बेसिन, महानदी बेसिन 31 यातायात परियोजनाओं का लगभग 52 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और नर्मदा बेसिन में 78% उपयोग
करने योग्य जल का फसल सिंचाई के लिए प्रयोग हो सकेगा। क्या कह रहा है ये? गोदावरी जो है वो 46% क्षेत्र को कवर कर देती है, कृष्णा 70%, कावेर 76, महानदी 31 और यातायात जैसी कई परियोजनाएं जो है वो टोटल 52 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। ऐसे ही नर्मदा जो है वो लगभग 78% उपयोग करने योग्य जल का फसल सिंचाई के लिए उपयोग कर देती है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद नहीं करना है, मैंने लिए इसलिए ताकि आप समझ जाएगी कि ऐसा भी कुछ आता है। क्या है ये कि एक नदी कितना क्षेत्र कवर कर रही है, उसका जिक्र जब किया जाता है तो उसको इस प्रकार से पेश किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर, जिसमें वो सारी चीजें हमने देखी है जो छोटी छोटी होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। टोटल 6 लेक्चर इस चैप्टर के हुए हैं और एक एक चीज को हमने जल संसाधन में पूरी तरह से डिटेल से पढ़ा है। कैसा लगा पूरा लेक्चर और पूरा चैप्टर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ और नए लेक्चर के साथ जो भारत के खनिजों की चर्चा करेगा। जय हिंद, जय भारत।